1920 से पहले मेरी 8-9 फ्लॉप हो गई थी। तो इंडस्ट्री ने तो मुझे शमशान पहुंचा ही दिया था, लेकिन मैं उस कहते हैं चमत्कार की तरह हूँ जो वापस उठ कर आ गया। जो हम मासेस के लिए फिल्म बना रहे थे वो आज साउथ वाले बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। हम कुछ ज़्यादा ही एलिटिस्ट एस्थेटिक फिल्में बना रहे हैं जहाँ लोग ताली सीटी मार नहीं पा रहे। मैंने हॉरर फिल्में बनाई हैं, लेकिन हॉरर फिल्में बनाने से पहले बहुत सी अलग अलग फिल्में बनाई हैं। मैं फरेब बनाई है, कसूर बनाई है, गुलाम बनाई है, आवारा पागल दीवाना बनाई है। यस। फिर एक दौर था जब मैं तकलीफ़ों से गुजरा, मेरी फिल्में नहीं चली, फ्लॉप हो गई, और बड़े स्टार्स मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे थे। मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं था। भट्ट साहब ने मुझे कभी फिल्म मेकिंग नहीं सिखाई, मुझे ज़िंदगी सिखाई, और उस ज़िंदगी से ही फिल्म बनती है। कोई भी काम नहीं करेगा, मैं अकेला करूँगा, लेकिन फिल्म बनाऊँगा और सक्सेस भी करूँगा। और इतनी सारी हॉरर फिल्म सक्सेसफुल बना के मैंने ये इतना तो प्रूव कर लिया कि कुछ नहीं तो अपने आप में कुछ ना कुछ कर लूँगा। काफ़ी एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की बारीकियाँ नहीं जानते। शायद किसी को उनको बैठ के समझाना चाहिए कि अगर कोई एक्टर 2 करोड़ लेता है तो वो 2 करोड़ वापस लाने के लिए मुझे 8 करोड़ कमाने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एजेंसीज़ हैं, ये जो मैनेजर्स हैं, कास्टिंग एजेंट्स हैं, वही प्राइस लेके आते हैं हमारे पास कि ये इतना चार्ज करेंगे, उतना चार्ज। शायद उनको एक्टर्स को भी एजुकेट करना चाहिए। मेरे में बहुत सा हुनर है जो मैं शायद नहीं दिखाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नहीं है हुनर। Hi Vikram ji, welcome to our show. Thank you. Frame by Frame by Pooja Samant, and with our interview which will go in print and digital as well. अच्छा, ओके। व्यूअर्स को मैं विक्रम जी का परिचय करवाने की तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी करवा देती हूँ। विक्रम जी बॉलीवुड के मशहूर राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और हाँ, उन्होंने एक्टिंग भी की है। और इस बार हम लोग उनकी नई फिल्म तुमको मेरी कसम के लिए मिल रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हाय विक्रम जी। नमस्ते। विक्रम जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये फिल्म जो है आपके एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो क्या है वो ट्रू स्टोरी? क्या ये किसी की बायोपिक है? बायोपिक नहीं है। मैं कहूँगा कि इंदिरा IVF के जो फाउंडर हैं, मालिक हैं, डॉक्टर अजय मोडिया, जब उनके साथ मेरी बातचीत हुई तो मैंने देखा कि, या मैंने सोचा कि इनकी कहानी में बहुत कुछ है। एक संघर्ष है, एक पति पत्नी का प्यार है, दोनों पर इतना एतबार और यकीन है, जिसके साथ वो इतना आगे बढ़े हैं, कैसे दोनों ने मिल के कंधा से कंधा मिलाकर इंदिरा IVF का एम्पायर बनाया। लेकिन जैसे मैंने हंसकर अजय जी से कहा कि अब आपकी ज़िंदगी में मुझे कोई विलन नज़र नहीं आ रहा, तो हंसने लगे, बोलते नहीं कुछ खास तो विलन है नहीं। तो मैंने कहा अगर पिक्चर बना रहा हूँ तो मुझे विलन तो चाहिए, और आप आए ही हैं कमर्शियल फिल्म मेकर के पास, तो वो तो करेगा ही कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप करिए। तो मैं कहूँगा ये फिल्म उनकी ज़िंदगी से लूजली इंस्पायर्ड है। कभी जेल वेल नहीं गए वो, जैसे पोस्टर में या टीज़र में आ रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कभी कभी 70-75% सच बोलने के लिए कुछ 20-25% झूठ बोलना पड़ता है, ताकि लोग आएँ और उनको मज़ा आए। दूसरी बात जो मुझे बहुत ही अहम लगी वो थी ये IVF की बात। जो उन्होंने IVF को लेकर जो देश में सर्विस की है, जो देश में उसका प्रचार किया है, हर प्रांत में जाके खुद स्पीचें दी हैं, कैंप्स किए हैं अपने बेटों के साथ, नीतीश क्षितिज के साथ, इंदिरा जी के साथ। तो उनसे मिलके मुझे ये लगा कि ये जो IVF का पूरा जो मुद्दा है, उसकी तकलीफ़ ये है कि लोग को IVF कराने से कतराते हैं, इसलिए क्योंकि वो शर्माते हैं, स्पेशली मेल्स। फीमेल्स तो फिर भी करवा लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर
हम फर्टाइल नहीं हैं या शुक्राणु कम है अगर, तो हम मर्द नहीं हैं, हमारी मर्दानगी पर कहीं ना कहीं डाउट आ सकता है, तो वो नहीं कराते टेस्ट। Okay. और इस एक शर्म की वजह से उनके घर में खुशियाँ नहीं आती। तो इस फिल्म के ज़रिए हम ये भी कहना चाह रहे हैं, मतलब इसमें रोमांस है, ड्रामा है, खून का इल्ज़ाम भी लगा हुआ है, मगर कहीं ये बात भी कर रहे हैं हम लोग कि आपको ये IVF से शर्माना नहीं चाहिए। जैसे हम दिमागी हालत को लेके भी हम काफ़ी शर्मा जाते हैं। अब कहीं कहते नहीं कि भाई मैं डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ या मैं एंग्जाइटी की दवाई ले रहा हूँ। ये इसके लोगों या दोस्तों को ये कहने से हम थोड़े कतराते हैं। अगर पेट में दर्द है या सर में दर्द है तो हम जाके बोल देते हैं। तो ये जो एक सामाजिक मसला है, जो इनफर्टिलिटी के मुद्दे को लेके जो शर्म है लोगों में, ये हटनी चाहिए। इस पे भी बात है इस फिल्म में। कैसे मुलाकात हुई इनसे आपकी और उस वजह से आप इंस्पायर्ड हुए? तो हमारे एक कॉमन मित्र हैं जिन्होंने कहा कि भाई उदयपुर से ये आदमी है, तो मैं भी ज़रा शॉक हो गया। मैंने कहा मेरे पास क्यों आए, मैं तो कुछ अजीब किस्म की फ़िल्में बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आपकी फ़िल्में देखी है, आपकी फ़िल्में पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमारी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने अपनी इस जर्नी के बारे में बताया। जी विक्रम, आपने कास्टिंग कैसे की? क्योंकि काफ़ी समय बाद हम आयशा देओल को देखेंगे इस फिल्म में। तो जब मैंने इस फिल्म के बारे में सोचा, तो मैंने सोचा कि इस फिल्म को मैं 2 टाइमलाइन में बनाना चाह रहा हूँ। एक जहाँ इशफाक भी डॉक्टर अजय मोडिया का पार्ट निभा रहे हैं और उनकी बीवी इंदिरा मोडिया जो कि अदा है, वो कैसे अपना ख्वाब, अपना सपना हासिल करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और जो 30 साल बाद वाले जो ओल्डर अजय मोडिया हैं, वो खेर साहब हैं। अब सपना बन चुका है लेकिन बिखरने के लिए की कगार पे है, और वो बिखरना नहीं चाहिए, इसके लिए वो ऐशा जैसी एक डिफेंस लॉयर को ले आते हैं और कोर्ट रूम में लड़ रहे हैं। तो एक जगह कोर्ट रूम बैटल चल रहा है और एक जगह उनकी ज़िंदगी की कहानी बता रहे हैं। तो ये मैंने सोचा कि इस किस्म से अगर पिक्चर बने तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। फिर मैंने पहले कास्टिंग मैंने कहा कि मेरे को पहले खेर साहब चाहिए, क्योंकि वो जो करेंगे ओल्डर अजय मोडिया का, वो जब कास्ट होंगे तो मैं बाकी कास्ट करूँगा। फिर उन्होंने हाँ कहा। फिर मेरी वाइफ श्वेता ने कहा कि एक यंग अनुपम खेर चाहिए तो इशफाक सिंह है। हाँ अच्छा। तो मैंने कहा हाँ तुम्हारी बात सही है। फिर हम इशफाक को बुलाया। फिर अदात के साथ तो मैं काम कर ही चुका कर चुके आप, और वो कैरेक्टर के लिए भी कमाल है। इस दौरान मैं एक फ़ीमेल लॉयर खोज ही रहा था और ऐशा ने मुझे फ़ोन किया। ऐशा और मैं दोस्त हैं, बीच बीच में हमारी बात भी होती रहती थी। हमने एक अनकही नाम की फ़िल्म साथ में की थी। तो ऐशा ने कहा अभी मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, घर पे बोर होती हूँ, मैं फिर से फ़िल्मों में काम करना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा ये कमाल का एक रोल है कि आप सुन लीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो वो आई, उनको अच्छा लगा और कर ली उन्होंने फिल्म। वाह। सो हाउ वाज वर्किंग विथ आयशा एंड अदा? अदा तो एज गुड एज दिस इज द लाइक अ होम प्रोडक्शन टू हर। हाँ, ऐशा भी मैंने और उसने अनकही की थी साथ में। दैट वाज लॉन्ग बैक। हाँ, लेकिन क्या है देखिए, एक ये भी बात है कि मैं और बॉबी देओल जो हैं बचपन के दोस्त हैं, स्कूल में साथ में गए हैं। तो ऐशा मेरी दोस्त भी है, लेकिन कहीं मेरे दोस्त की छोटी बहन भी है। ओके। मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव हूँ उसको लेके, यार मेरी दोस्त की बहन है, मेरी बहन जैसी है, तो वो सब ठीक होना चाहिए, उसके लिए कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो वो रिश्ता थोड़ा अलग सा है। आपने अभी बातों बातों में जिक्र किया बॉबी का। बॉबी इज डूइंग वंडर्स नाउ, यस, स्पेशली आफ्टर एनिमल। यस। तो क्या वो आपके लिए, उनके लिए आपके साथ काम करना बिल्कुल घर जैसा है? तो उनके लिए कोई ऐसा रोल नहीं था कि वो इसमें काम कर सके? इस फिल्म में बॉबी के लायक कुछ नहीं था। अच्छा। और बॉबी
जो आज है वो बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों में विलन है। मैं तो समझता हूँ उसको जितना काम करना है उसको करना चाहिए, बड़ा काम करना चाहिए। मेरे पास उसके लायक कुछ होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा उसके लिए। लेकिन आज जो फिल्में मैं बना रहा हूँ और वो जो फिल्में कर रहा है उसमें काफ़ी अंतर है। अंतर। तो आज तो हमारी मंजिल एक नहीं है, लेकिन फिर ये फिल्म इंडस्ट्री है, क्या पता कब मंजिल एक हो जाए। बिल्कुल। आपने इस फिल्म में एक सॉन्ग भी लिखा है, बेरंग। जी, से समथिंग ऑन दैट, कैसे हुआ मतलब? एक्चुअली मैंने 3 गाने लिखे हैं इसमें। अच्छा, ओ। एक गाना बेरंग है, एक गाना आ ज़रा पास आना, और एक गाना दम से है जो कि कल रिलीज़ हो रहा है। मैं आधे अधूरे लिरिक्स तो लिखा करता था अच्छा, ओ। पहले से। लिरिक्स राइटर के साथ अगर बैठे हुए हैं, आप इसको ऐसा क्यों नहीं कर देते, या वैसे क्यों, ऐसे में बेचारे लिरिक्स राइटर को परेशान करता रहता था। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि फिल्में हम बनाते नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई एक ताकत है, एक दिव्य शक्ति है जो हमसे बनवाती है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अच्छा काम हुआ तो भी उसका, और अगर बुरा काम हुआ तो मेरा, क्योंकि शायद मैंने उसे ठीक से सुना नहीं। तो मैं तो हूँ कृष्ण भक्त, मैं तो जो काम करता हूँ उसके लिए करता हूँ। तो ना जाने कैसे जब ये कहानी, ये धुन सुनाई मुझे प्रतीक वालिया ने, तो मैंने इसे 2 घंटे में लिख दिया, ओह। बेरंग। इसके पहले कि हम डिसाइड करें कि कौन से लिरिक्स राइटर या श्वेता बोत्रा के पास ही लिखा है, या मैं लिख चुका था गाना, और मैं नहीं लिखा था। मेरे यही मैं कह रहा हूँ कि कोई दिव्य शक्ति है जो हमसे लिखवाती है। कहीं से तो आइडिया आता है ना, वो कौन सी जगह है जहाँ से आइडिया आता है। कोई कहेगा सबकॉन्शियस, कोई कहेगा जीनियस, कोई कहेगा ये, मैं कहूँगा वो देता है मुझे। बिल्कुल। आपके लिए कभी मुश्किल नहीं हुई? आपने प्रोडक्शन भी संभाला है, डायरेक्शन भी, गीत भी लिखे हैं, आपने एक्टिंग भी की है ना? जी। तो wasn't it difficult, to put impression on each department? देखिए, इसमें अगर आपको स्कूल में जाना ही पसंद नहीं है तो आपको फिर कोई भी लेक्चर में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैथ्स में भी मज़ा आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, हिस्ट्री में भी आता है। तो मैं भी ऐसा हूँ कि मुझे अलग अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। मैं किसी को कुछ करते हुए, एक एक्सपर्ट को देखता हूँ अगर, तो मुझे फैसिनेशन हो जाती है कि यार देखना कैसे, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं बचपन में ऐसा आदमी था या लड़का था कि वो जो ब्रिक लेयर होता है ना, जो ब्रिक्स लगाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो मैं उसे देखता रहता था कि किस एक्सपर्टीज से वो ऐसे लगा के चिप करके डालता था, फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक डालता था, फिर वापस करता था, और फिर ऐसे करके एकदम उसको लेवल करता था। उसकी एक्सपर्टीज़ देखे, मतलब कभी कभी मेरी बीवी मुझे कहती कि आप पागल हो गए हैं क्या, क्योंकि मैं उस दिन एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था टर्किश कारपेट साफ़ करने का। कुछ 60 साल पुरानी टर्किश कारपेट जो काली हो चुकी थी, और उसको एक आदमी ब्रांड न्यू कैसे बना रहा था पानी के प्रेशर से, इससे। तो मैं देखता रह गया, मैंने बोला ये क्या एक्सपर्ट आदमी है। तो उन्होंने बस ने बंद कर दिया, बोला कि मेरे कोरियन शो देखना है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू कोरियन शो देख ले। लेकिन कोई भी एक्सपर्ट ऐसे काम करता है तो मुझे लगता है यार मैं कर सकता हूँ क्या ऐसा, और मैं घुस जाता हूँ उसमें। तो कारपेट वारपेट तो नहीं धोई मैंने, लेकिन फिल्मों में कर लेता हूँ मैं कुछ ना कुछ। आपकी बेटी भी आपको काफ़ी मदद करती है, तो शी इज़ हेल्पिंग यू इन प्रोडक्शन, डायरेक्शन? अब वो उसके खुद के प्रोजेक्ट्स खुद बना रही है, ओह। मेरी वाइफ के साथ मिलके। Okay. वो दोनों फिल्म बना रहे हैं? वो दोनों कुछ, हाँ, फिल्म बना रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। एक दो कहानी भी उन्होंने डिसाइड की, कुछ एक्टर से भी बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ बाहर रख रहे हैं वो लोग कि आपका बहुत हो गया, आप जाने, आपका काम जाने, हम ये थोड़ा अलग करना चाह रहे हैं। अच्छा।
वरना सब विक्रम क्या भट्ट आपका विक्रम भट्ट। इंटरफियरेंस रहता है उनके काम में? मेरी क्या मजाल। एक साइड बीवी एक साइड बेटी, बेटी। दोनों के सामने तो बोलती बंद होती है। तो मैंने कहा इससे तो बेटर है कि मैं अपना ही लगा रहता हूँ। राइट। विक्रम, आप और महेश भट्ट साहब एक गजब की बॉन्डिंग है। सो व्हाट्स हिज रोल इन योर करियर और मे बी इन योर पर्सनल लाइफ? आप उनको बॉस कहते हैं शायद? बॉस कहता हूँ मैं, क्योंकि मैं उनका असिस्टेंट था, तब से बॉस ही कहता हूँ और असिस्टेंट ही रहूँगा उनका, क्योंकि बड़े हैं। देखिए, बॉस ने मुझे ब्रेक दिया, बॉस ने मुझे हर फेलियर्स के टाइम मेरा हाथ पकड़ा। हर बार जब मुझे अपने आप पे यकीन नहीं था तो उन्होंने यकीन दिलवाया। चाहे मेरे पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, हर बात में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझे सिखाया है। मैं तो कहता हूँ भट्ट साहब ने मुझे कभी फिल्म मेकिंग नहीं सिखाई, मुझे ज़िंदगी सिखाई। और उस ज़िंदगी से ही फिल्म बनती है, वरना कैमरा तो आजकल कोई भी रख देता है। तो मैं कहता हूँ मेरे गुरु हैं, मेरे बॉस हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे सब कुछ ही हैं। आपका फेवरेट जॉनर है हॉरर? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? मैंने हॉरर फिल्में बनाई हैं, लेकिन हॉरर फिल्में बनाने से पहले बहुत सी अलग अलग फिल्में बनाई। मैंने फरेब बनाई है, कसूर बनाई है, गुलाम बनाई है, आवारा पागल दीवाना बनाई है। यस यस। फिर एक दौर था जब मैं कुछ तकलीफ़ों से गुज़रा, मेरी फिल्में नहीं चली, फ्लॉप हो गई। और हॉरर एक ऐसा माध्यम था जहाँ पे बड़े स्टार्स की ज़रूरत नहीं थी, और बड़े स्टार्स मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे थे। मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं था। घर पे चूल्हा तो चलना चाहिए, तो कुछ तो करना था। और राज के बाद मैंने बनाई नहीं थी। मैंने सोचा 1920 बनाता हूँ। और 1920 में मैंने 2 नए लोगों के लिए, अदा और रजनीश को, कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। 1920 से पहले मेरी 8-9 फ्लॉप हो गई थी। हाँ। तो इंडस्ट्री ने तो मुझे शमशान पहुंचा ही दिया था, लेकिन मैं उस, कहते हैं, चमत्कार की तरह हूँ जो वापस उठ कर आ गया। 1920 हिट हो गई, फिर शापित ठीक ठाक चल गई, हॉन्टेड चल गई, तो मैं हॉरर फिल्म डायरेक्टर हो गया। राज रिबूट नहीं चली ना? नहीं, राज रिबूट एक ही है जो नहीं चली। फिर एक 1921 बनाई थी मैंने, वो ठीक ठाक चल गई। घोस्ट नहीं चली, लेकिन वो तो होना ही है। अगर आप सपोज कॉमेडी भी बनाते हैं तो कोई कॉमेडी चलेगी, कोई नहीं चलेगी, कोई ये चलेगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा कि यार अभी तो वो दौर नहीं रहा, अभी तो मुझे मजबूरी में पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़े अपने पंख फैला के थोड़े आसमान को छू सकता हूँ। तो एक ड्रामा बनाया मैंने, ये तुमको मेरी कसम। अब एक माइथोलॉजिकल भी बना रहा हूँ बड़ी सी। एक शेर पे भी पिक्चर बना रहा हूँ बच्चों के लिए। इंटरेस्टिंग। तो अलग अलग काम कर रहा हूँ अभी। वैसे पर्सनली आपको क्या कोई खास अच्छी लगते हैं, मतलब हॉरर फिल्म, उसका जॉनर ऐसा लगता है कि बहुत दिल से बनाते, पैशनेटली? मैं जो भी करता हूँ पैशनेटली करता हूँ। तुमको मेरी कसम भी पैशनेटली। ये फिल्म आपको, मैं तो कहूँगा आप सब लोग टिश्यू पेपर लेके जाना, क्योंकि रुलाएगी आपको ये। उस दिन ट्रायल होगी और सब लोग मेरे तरफ इस तरह देख रहे थे कि यार इसने ऐसी पिक्चर कैसे बना ली। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट व्हाट आई मेक। क्योंकि मैं हॉरर फिल्म बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इमोशन फील नहीं करता या एज ए डायरेक्टर मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। मेरे में बहुत सा हुनर है जो मैं शायद नहीं दिखाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नहीं है हुनर। राइट। तो फिर जब मैंने इसके बारे में सोचा तो ये बना ली। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट जॉनर है, बस कहानी जो है
वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर रोज़ उठकर स्टूडियो में जाने से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। राइट। विक्रम जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो आपने अभी कहा कि वो भी एक दौर था जब बड़े स्टार मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो क्या कभी इससे आपने लो फील किया, डिप्रेशन आया, और उससे कैसे बाहर निकले आप? डिप्रेशन तो होता है, क्योंकि जब आपने इतनी ऊंचाई देखी है, जब आपने लाइन से जब आपने 5-6 हिट दी हो और फिर लाइन से आपकी फिल्म ना चली हो, तो लोग तो फेलियर के साथ जुड़ना नहीं चाहते, क्यों जुड़ेंगे? और फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीपल आर नॉट अगेंस्ट यू, पीपल आर जस्ट फॉर देमसेल्व्स। उनको डर लगता है कि यार विक्रम भट्ट के साथ काम करने से शायद फ्लॉप हो जाएंगे हम। तो फेलियर को तो कोई अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता। मैंने कहा ठीक है, तो फिर अपने आप ही करूँगा कुछ, लेकिन मरूंगा नहीं। दैट्स अ फायर इन यू। या अब हरा नहीं पाएंगे मुझे। कोई भी काम नहीं करेगा, मैं अकेला करूँगा, लेकिन फिल्म बनाऊँगा और सक्सेस भी करूँगा। और इतनी सारी हॉरर फिल्म सक्सेसफुल बना के मैंने ये इतना तो प्रूव कर लिया कि कुछ नहीं तो अपने आप में कुछ ना कुछ कर लूँगा। विक्रम, आपके बारे में जब जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं सुष्मिता सेन का आपके जीवन में आना, अमीषा पटेल का आपके जीवन में आना, आप कितना मायने रखता है? क्या उनका आपके जीवन में आना कहीं ना कहीं आपके लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट छोड़ा? क्या टेक अवे रहा? और रिलेशनशिप क्यों फेल हुई? ये इसके बारे में बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करने में, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, ये बातों से उनको दुख पहुंचता है और मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप बुरा ना माने तो इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। Will those actresses would work in your pictures in upcoming times? अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा उनके पास, लेकिन वो मेरे साथ काम करेंगे कि नहीं है वो तो सवाल आपको शायद उनको ही पूछना पड़ेगा, मुझे पता नहीं। ओह, ओके। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं कई मेकर्स, तो इस पर आपके क्या विचार है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है, फिल्में नहीं चल रही है? क्योंकि जो लीडिंग एक्टर्स है वो ही 100 करोड़ 75 करोड़ मांगते हैं, कई बार टेरिटरी मांगते हैं। क्या नज़रिया है आपका? मुझे लगता है कि बहुत से एक्टरों को, पता नहीं कौन है, लेकिन मैं जानता हूं कि काफ़ी एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की बारीकियां नहीं जानते। शायद किसी को उनको बैठ के समझाना चाहिए। शायद डेयरिंग ना करते हो? नहीं, उनके लिए ही अच्छा है। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि अगर 100 रुपये की टिकट है तो उसमें पहले तो जीएसटी कटता है, उसके बाद थिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर का 50-50 होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन काटता है और एक्सपेंस काटता है। आपके पास आता है कुछ 25-30 रुपया प्रोड्यूसर के पास हर टिकट पे। ये नहीं कि 100 रुपये की टिकट होगी तो पूरा मेरे पास आएगा, सिर्फ 25 रुपये आएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक्टर 2 करोड़ लेता है तो वो 2 करोड़ वापस लाने के लिए मुझे 8 करोड़ कमाने पड़ेंगे। तो ये मैं नहीं जानता कि कितने लोग जानते हैं कि अगर मैं 50 करोड़ मांग रहा हूँ तो इस फिल्म को 200 करोड़ करना पड़ेगा सिर्फ मेरी प्राइस के लिए, थिएटरिकली। अगर वो ये सब जानते हैं फिल्म के बारे में तो शायद वो इतना मांगेंगे नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एजेंसीज़ हैं, ये जो मैनेजर्स हैं, कास्टिंग एजेंट्स हैं, वही प्राइस लेके आते हैं हमारे पास कि ये इतना चार्ज करेंगे उतना चार्ज। शायद उनको, एक्टर्स को भी एजुकेट करना चाहिए कि ये जो आप प्राइस मांग रहे हैं वो इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं है। और मैं हमेशा एक्टरों को कहता हूँ, इट्स नॉट व्हाट यू डिज़र्व, ओके, इट्स व्हाट आई कैन अफोर्ड, इट्स व्हाट द प्रोजेक्ट कैन अफोर्ड, है ना। अब रोल्स रॉयस तो रोल्स रॉयस है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि रोल्स रॉयस बकवास गाड़ी है, लेकिन मेरे पास रोल्स रॉयस के पैसे नहीं।
तो मैं कहीं और जाऊंगा, ऑडी खरीदूंगा, मर्सिडीज़ खरीदूंगा, कुछ और खरीदूंगा जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं हमेशा एक्टरों को कहता हूँ कि आप अपना सेल्फ इस्टीम अपने प्राइस के साथ मत जोड़िए, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का जो कीमत होती है वो अलग होती है। तो मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक्टर के लिए नहीं, डायरेक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए। कुछ टेक्नीशियंस भी मांग लेते हैं 50 लाख 60 लाख, अभी कुछ बिका भी नहीं है, अभी पिक्चर बनी भी नहीं है, तो आप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो आई थिंक ये एक ज़रूरी चर्चा है जो उठनी चाहिए, होनी चाहिए। ये जो शॉर्टकमिंग्स है कि फिल्में नहीं चल रही है, तो क्या इसके लिए प्रोड्यूसर्स का एक साथ होना ज़रूरी है? इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हो तो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री के काम आए और फिल्में और भी अच्छा कारोबार करे? देखिए, फिल्मों पे कितना खर्चा होना चाहिए ये एक अलग बात है, और फिल्में कैसी और कौन सी बनानी चाहिए ये एक अलग बात है। राइट। फिल्मों पे खर्चा कम करने से फिल्में नहीं चलेगी, या फिल्मों पे ज़्यादा खर्चा करने से भी फिल्म नहीं चलेगी। तो वो फिल्म का फाइनेंस जो है वो एक अलग सेक्टर है, और फिल्म का जो क्रिएटिव सेक्टर है उसको ये समझना पड़ेगा कि, पर ये मेरा मानना है, ये नहीं कि मैंने पिछले कुछ 4-5 साल में कुछ 10-12 बड़ी हिट दे दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेरा समझना है कि जो हम मासेस के लिए फिल्म बना रहे थे वो आज साउथ वाले बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। हम कुछ ज़्यादा ही एलिटिस्ट एस्थेटिक फिल्में बना रहे हैं जहाँ लोग ताली सीटी मार नहीं पा रहे, और वो ऑडियंस वापस आ गया है। तो शायद ये आंसर है कि अगर हम ताली सीटी वाली फिल्म बनाएं तो फिर से वही जादू शायद चल जाए। हाल फिलहाल में वुमेंस डे गया जी। तो अक्सर जब भी हम मीडिया जर्नलिस्ट लीडिंग एक्ट्रेसेस से बात करते हैं तो अक्सर उनकी शिकायत होती है कि हीरो को जो रेम्यूनरेशन है वो उनसे 5 गुना ज़्यादा मिलता है। हाल फिलहाल में छावा सुपरहिट हुई तो जहाँ 20 से 25 करोड़ विकी ने ले लिए, रश्मिका मंदाना को 4 करोड़ मिले। तो ये जो डिफरेंस है, क्या आप इस क्राइटेरिया पर क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में इसमें कोई परिवर्तन होगा? इवन एक्ट्रेसेस विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी? नहीं, बात एक्टर एक्ट्रेस की नहीं है। अच्छा। बात यह है कि कौन सा नाम ऑडियंस को लेके आता है ना। मुझे याद है एक ऐसा टाइम था जब श्रीदेवी जी जो थे वो हाईएस्ट पेड होती थी। यस। एक फिल्म आई थी आर्मी, शाहरुख वाज देयर। शाहरुख तो खैर स्पेशल अपीयरेंस में थे, लेकिन बाकी 4 दूसरे भी थे। शी वॉज हाईएस्ट पेड क्योंकि उन्होंने सोलो हिट्स डिलीवर की थी विदाउट एनी हीरो। माधुरी दीक्षित का भी ऐसा वक्त था जी। कोई प्रोड्यूसर या कोई ऐसा पर्दे के पीछे कोई ऐसा विलन नहीं बैठा जो कह रहा है कि औरतों को कम पैसा दूं और मर्दों को ज़्यादा दूं। ऐसा नहीं है। अगर जैसे दीपिका की फिल्म आई थी पीकू, तो शी वॉज द यंग स्टार इन पीकू और उसकी वजह से चली है। तो मैं तो समझता हूँ कि कुछ पिक्चरों में दीपिका विल पेड मोर देन दी अदर एक्टर। सो अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपको ये बड़े हीरो के साथ पिक्चरें करनी बंद करनी पड़ेगी। ये नहीं करना चाह रही हैं एक्ट्रेसेस। फर्स्ट सवाल वो मुझसे ये पूछती हैं हमेशा, हीरो कौन है। अगर आप हीरो की आड़ में रह के हिट चाहिए और फिर इक्वल पे चाहिए तो वो नहीं होगा। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको अकेले चल के किसी के बगैर हिट देनी पड़ेगी, फिर देखिए आप कितना चार्ज कर सकती हैं। They might consider it as a risk of their career or whatever. नो पेन नो गेन। राइट। और क्या है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अब तो खैर तुमको मेरी कसम है, फिर उसके बाद हॉन्टेड रिलीज होगी। उसके बाद विराट है एक पिक्चर, रण है, काफ़ी पिक्चरें हैं जो बन रही हैं। ओके ओके।
how far you are content with your career so far, looking back and looking forward? A creative person should never be content. I think my best phase is yet to come. Oh, The best is yet to come. And this is not a lie I tell myself. This is my firm belief. गुलाम आपकी एक फिल्म रही जिसको आपने प्रोड्यूस किया था, तो उसके बाद हमने रानी को आपके साथ देखा नहीं, एंड नॉट इवन आलिया भट्ट. बोथ आर गुड एक्ट्रेसेस. आलिया और मेरा कोई ऐसा कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है, ना कोई ऐसा. भट्ट साहब की बेटी है और मेरे से बहुत छोटी है, तो मेरे सामने बड़ी हुई है. और मेरी दोस्त पूजा है. पूजा और मैं हम उम्र हैं. तो आलिया बहुत बड़ी स्टार है, उसके लिए ऑफर्स की कमी है नहीं. रहा सवाल रानी का, तो जब रानी की फिल्में बहुत चल रही थी तो मेरी नहीं चल रही थी. हो. तो मैंने अपनी ये फ्रेंडशिप उसके साथ ज़्यादा टेस्ट नहीं की. अच्छा. So maybe some another film Maybe near future. sometime. Okay. And that's it. Thank you. you so much. Thank you. It was lovely talking to Thank you. you. Thank you. Thank you so much. All the very best. Thank you.